मिस निशा, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। निशा अर्नव से नजरें चुराने लगती है। सर वो मैं क्या मिस निशा? निशा एक गहरी सांस लेती है और खुद को संभालती है। कल रात शायद मैं नींद में चल रही थी और चलते हुए विशिंग वेल तक चली गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं विशिंग वेल के पास खड़ी हूँ। अंधेरे में वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। मैंने उस जगह के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, इसलिए मैं डर गई और वहाँ बेहोश हो गई। निशा के इस जवाब से सुहानी भी चैन की सांस लेती है। वो भी ये नहीं चाहती थी कि निशा अर्नव को सच बताए। अर्नव एक पल में समझ जाता है कि निशा उससे झूठ बोल रही है। उसको पहले से ही इस बात की उम्मीद थी, लेकिन वो निशा से और कोई सवाल नहीं करता। अर्नव जानता था कि ये केस बहुत पेचीदा है। वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसका पता इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता था। अब अर्नव सुहानी और युवराज की तरफ देखता है। दोनों के गले में गहरे खरोंच के निशान थे जो उन्हें उस साये ने दिए थे, और साथ ही सुहानी व्हीलचेयर पर बैठी थी। ऐसे में अर्नव का उन पर शक करना नॉर्मल था। आप दोनों के चोट कैसे लगी? अर्नव का सवाल सुनकर सुहानी नर्वस हो जाती है। सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन युवराज उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। कुछ देर पहले किसी ने सुहानी को कॉल करके निशा के बारे में बताया था। निशा के बारे में सुनकर सुहानी परेशान हो गई थी और घबराहट में पैदल ही सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। रास्ते में एक भेड़िए ने उस पर अटैक कर दिया। मैं भी उसी रास्ते से जा रहा था। जब मैंने इसे प्रॉब्लम में देखा तो बस हेल्प कर दी। जब मैं सुहानी को बचाने की कोशिश कर रहा था तब उस भेड़िए ने मुझ पर भी अटैक कर दिया, इसलिए मुझे भी चोट लग गई। युवराज का इतना सटीक जवाब सुनकर अर्नव उससे कोई और सवाल नहीं करता। अर्नव जानता था कि ये तीनों उससे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन शिमला आते ही वो युवराज दीवान से उलझने के मूड में नहीं था। ओके देन, जब यहाँ कोई मेजर इशू नहीं है तो फिर मुझे चलना चाहिए। आप सभी अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। ये कहकर अर्नव कमरे से बाहर जाने लगता है। अचानक से अर्नव को कुछ याद आता है और वो दरवाजे के पास रुक जाता है। मिस सुहानी, इंस्पेक्टर शर्मा ने आपको ही पुराने रोड के केस में अरेस्ट किया था ना? हाँ। ओके देन, आज सुबह 11 बजे आप पुलिस स्टेशन में आके मुझसे मिलिए। सुहानी थोड़ा परेशान होकर हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर अर्नव वहाँ से चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद निशा अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है। हमने एएसपी अर्नव से सच छुपाकर गलती तो नहीं की ना? बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी बातों पर भरोसा नहीं करते और सच बताकर हम एक नई मुसीबत में फंस जाते। ये कहकर सुहानी युवराज की तरफ देखती है। युवराज अब भी कुछ सोच रहा था। अगले ही पल वो उस रूम से बाहर चला जाता है। हमेशा की तरह सुहानी को युवराज का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ अर्नव फिर से पुराने रोड पर विशिंग वेल के पास खड़ा था। इस वक्त उसके साथ सिर्फ एक लोकल कांस्टेबल गोपाल रावत था। अर्नव इस एरिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसीलिए वो गोपाल को अपने साथ वहाँ लेकर आया था। वैसे अब तक तो सुबह हो गई थी, लेकिन वहाँ अब भी अंधेरा था। गोपाल शिमला का ही रहने वाला था, इसीलिए उसे उस साय और विशिंग वेल के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ पता था। यही वजह थी कि इस वक्त वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। और डरे भी क्यों ना, शिमला के लोग दिन में भी उस विशिंग वेल के पास नहीं जाते थे। वहाँ होने वाली मौत की खबरें ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी थीं। अर्नव विशिंग वेल के पास जाकर उसे बड़े गौर से देख रहा था। गोपाल विशिंग वेल से थोड़ी दूर खड़ा था, लेकिन वो डर से लगभग काँप रहा था। सर, आप यहाँ क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। अर्नव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और विशिंग वेल की रेलिंग पर टिककर खड़ा हो जाता है। गोपाल, मुझे यशवंत दीवान और पद्मिनी सिंघानिया की पूरी कुंडली चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। अर्नव की बात सुनकर गोपाल हैरान रह जाता है। सर, आपको उन दोनों के बारे में क्यों जानना है? क्या आपको पता नहीं, यशवंत दीवान शिमला ही नहीं हिमाचल के सबसे पावरफुल इंसान हैं। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। वो तो है गोपाल, लेकिन मुझे शक है कि इन दोनों का लिंक ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस से भी जुड़ा हुआ है। ये सुनकर गोपाल चौंक जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग? अर्नव हाँ में अपना सर हिला देता है। सर, मुझे नहीं लगता कि ये सच है। यशवंत दीवान का बिजनेस ही इतना बड़ा है कि वो हजारों लोगों को एक ही दिन में खरीद सकते हैं। उन्हें ये काम करने की क्या जरूरत है? तुम कह तो सही रहे हो, सच कहूं तो मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही।
आखिर यशवंत दीवान को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? गोपाल, ये यशवंत दीवान इतने कम वक्त में इतने अमीर और पावरफुल कैसे बन गए? सर, इन सब के पीछे उनके बेटे युवराज दीवान हैं। युवराज दीवान? हाँ सर, दीवान एम्पायर शुरू तो यशवंत दीवान ने किया था, लेकिन इसे इस ऊंचाई तक युवराज दीवान ने पहुंचाया है। वो अपनी फैमिली की ढाल हैं। उनके रहते हुए कोई भी यशवंत दीवान को छू भी नहीं सकता। ये सुनकर अर्णव फिर से सोच में पड़ जाता है। उसे याद था कि शिमला आने से पहले उसे हर इंसान ने वार्न किया था कि वो युवराज दीवान से बिल्कुल ना उलझे। अर्णव यही सब सोच रहा था कि तभी सर, ऊपर देखिए। अर्णव फौरन ऊपर देखता है। एक बड़ा सा पेड़ तेजी से उसके ऊपर ही गिर रहा था। अर्णव बड़ी फुर्ती से वहां से हट जाता है और वो पेड़ अर्णव से सिर्फ 3 इंच दूर गिर जाता है। पेड़ के गिरते ही अर्णव को एक लड़की की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। वो आवाज सुनकर अर्णव चौंक जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। गोपाल भागकर अर्णव के पास जाता है। सर, आप ठीक तो है ना? अर्णव उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा था जो उसने अभी अभी सुनी थी। गोपाल, क्या तुमने अभी अभी कोई आवाज सुनी? ये सुनकर गोपाल और भी ज्यादा डर जाता है। सर, कैसी आवाज? अर्णव समझ जाता है कि गोपाल ने वो आवाज नहीं सुनी है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज किसकी थी? ये सोचते हुए अर्णव विशिंग वेल की तरफ देखता है और फिर से उसकी तरफ बढ़ जाता है। गोपाल अर्णव को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, सर, वहां से दूर हट जाइए, वो बहुत ही मनहूस कुआं है। अर्णव गोपाल की बात को इग्नोर करके उस कुएं के अंदर झांकता है। कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा था और अर्णव को कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उस अंधेरे के बीच अर्णव को एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। अर्णव उस चेहरे को गौर से देखने की कोशिश करता है। अचानक वो चेहरा ऊपर उठकर अर्णव के चेहरे के एकदम पास आ जाता है और दूसरे ही पल वो चेहरा फिर से कुएं के अंदर चला जाता है। अर्णव ये देखकर घबरा जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। गोपाल भागते हुए अर्णव के पास जाता है और अर्णव को उठाता है। सर, मैंने कहा था ना कि ये जगह ठीक नहीं है, अब चलिए यहाँ से। इस बार अर्णव गोपाल से बहस नहीं करता क्योंकि अभी अभी जो उसने देखा था वो उसके सभी लॉजिक से परे था। अर्णव गोपाल के साथ वहां से चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में निशा और सुहानी एक दूसरे से बातें कर रही थीं। तभी एक नर्स उस रूम के अंदर आती है। मैम, मुझे अपनी चोट दिखाइए, मैं इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। सुहानी समझ जाती है कि उस नर्स को युवराज ने ही भेजा है। थोड़ी ही देर में युवराज भी रूम के अंदर आ जाता है। सुहानी की गर्दन पर एक गहरी खरोंच लगी थी। नर्स उस चोट की ड्रेसिंग करने लगती है। ड्रेसिंग हो जाने के बाद वो नर्स सुहानी के पैर को देखती है। सुहानी के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, जिसकी वजह से उसका पैर सूज गया था। जैसे ही नर्स सुहानी के पैर को छूती है, दर्द से सुहानी की चीख निकल जाती है। युवराज वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था। आप यहीं रुकिए, थोड़ी देर में डॉक्टर आकर आपका पैर चेक करेंगे। ये कहकर नर्स उस कमरे से बाहर चली जाती है। निशा भी बेड से नीचे उतर जाती है। मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। निशा वॉशरूम चली जाती है। अब उस रूम में युवराज और सुहानी के अलावा और कोई नहीं था। युवराज चलकर सुहानी के पास आता है और उसके व्हील चेयर के सामने घुटने के बल बैठ जाता है। युवराज को ऐसा करते देख सुहानी चौंक जाती है। इससे पहले कि वो युवराज से कुछ कह पाती, युवराज उसका वो पैर अपने हाथों में लेता है जिसमें चोट लगी थी। सुहानी अपने पैर पीछे लेने की कोशिश करती है। युवराज सर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकती? युवराज अपना सर उठाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी को देखता है। युवराज की उन शांत और गहरी आंखों को देखकर सुहानी खामोश हो जाती है। युवराज सुहानी के पैर अपने घुटने पे रखकर उस पॉइंट पर अपना हाथ रखता है जहां सुहानी को दर्द हो रहा था। सुहानी इस वक्त काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। युवराज के सिर्फ एक नज़र देखने से ही सुहानी की नर्वसनेस बढ़ जाती थी, तो उसके छूने का सुहानी पर क्या असर हो रहा था ये तो सिर्फ वही जानती थी। युवराज कुछ देर तक इसी तरह सुहानी के पैर को पकड़ कर रखता है और फिर उसका पैर वापस नीचे रखकर उठ जाता है। सुहानी को एहसास होता है कि उसके पैर में जो दर्द था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। वो हैरान होकर युवराज को देखती है, फिर उठकर खड़ी हो जाती है और चलने लगती है। ये आपने कैसे किया? अब
अब तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। युवराज सुहानी की इस बात का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी समझ जाती है युवराज ने ये कैसे किया है। सुहानी अब तक ये तो समझ गई थी कि युवराज कोई आम इंसान नहीं है। इससे पहले भी उसने सुहानी को कई बार इस तरह से बचाया था जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। चाहे भूकंप के समय पहाड़ी से गिरते हुए चट्टान से बचाना हो या अंधेरे घने जंगल में भेड़ियों से। ये सब याद करके सुहानी आगे कुछ नहीं कहती। सुहानी यही सोच रही थी कि तभी निशा वॉशरूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है। उसकी चीख सुनकर युवराज और सुहानी घबरा जाते हैं कि कहीं निशा को कुछ हो तो नहीं गया। निशा, क्या हुआ? तू ऐसे चिल्ला क्यों रही है? यार, मैं कब से याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे याद आ गया है। निशा, तू क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता चल गया है कि विशिंग वेल के पास जो लड़की थी वो कौन है। निशा का जवाब सुनकर युवराज और सुहानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगते हैं। आखिर कौन है वो लड़की और क्या अर्नव सच तक पहुंचने की चाह में अपनी जान खतरे में डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। आया अकर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।